बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जो डिप्लोमेटिक दोनों मुल्क जो हैं, पाकिस्तान इंडिया में, हम देख रहे हैं कि सिफारती सतह के ऊपर हम भी, पाकिस्तान के अंदर भी हम जो है वो इसके ऊपर काम किया जा रहा है। बिलावल साहब जो हैं, उनकी सरबराही में एक डेलीगेशन जो है वो दुनिया के इम्पोर्टेंट जो कैपिटल्स हैं वहाँ पे जाएंगे और पाकिस्तान का केस जो है वो पेश करेंगे। हिंदुस्तान ने भी ये कोशिश की है, बट इंटरेस्टिंगली जब से ये 21 अप्रैल 22 अप्रैल से ये मामला शुरू हुआ था, उससे लेके 10 मई तक अगर हम देखें, जिस दिन पाकिस्तान ने ये शुरू किया अपना ऑपरेशन जो है बयान मरसूस, तो उस तक पाकिस्तान ने बिल्कुल एक बेहतरीन तरीके से अपना मौक़िफ़ जो है वो पूरी दुनिया के सामने रखा हुआ था। अब इंडिया को याद आया कि जी हमने किस तरह से अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो, लोग क्यों, दुनिया हमारे साथ खड़ी नहीं हुई। पाकिस्तान के साथ तो ओपनली तीन ममालिक ने आके, चाइना जो है, तुर्किया, इसी तरह अज़रबैजान, वो तो बिल्कुल ओपनली खड़े हो गए। बाकी पूरी दुनिया के साथ इन्होंने इंटरेक्ट किया और अमरीकी सदर जो हैं वो बार बार पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। सो वेयर दे वेंट रॉन्ग, तो इसके ऊपर उन्होंने अपना भी एक डेलीगेशन भेजा हुआ है। उनके फॉरेन मिनिस्टर भी 22 से 24 तक जर्मनी में थे, बट अनफॉर्चुनेटली ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बड़ी कोशिश की कि जर्मनी एक जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो उनके मुताबिक कोई बात कर लें, बट ऐसा नहीं हो सका। बहरहाल मेरे साथ मौजूद हैं जनाब एजाज चौधरी साहब। आप फॉर्मर सेक्रेटरी ख़ारजा हैं हुकूमत पाकिस्तान के, सीनियर डिप्लोमेट हैं। बहुत शुक्रिया आपका जो इस सब आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये मुझे बताएं कि वज़ीर आज़म का जो इस वक्त दौरा है, तुर्किया का दौरा उन्होंने कर लिया है, बाकी ममालिक, तीन ममालिक का भी वो दौरा करेंगे, तो किस तरह से आप देखते हैं पाकिस्तान का पूरा इस सारी सिचुएशन के अंदर जो एक डिप्लोमेटिक एफर्ट और डिप्लोमेटिक कांटेक्ट था पूरी दुनिया के साथ पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करने के हवाले से? जी बहुत शुक्रिया भाई साहब। मैं तो ये स्टार्ट करूंगा या शुरू करूंगा 22 अप्रैल से, जी। क्योंकि 22 अप्रैल को जो वाकया हुआ, बेशक उसको सारे कंडेम करते हैं, हम भी करते हैं, क्योंकि सिविलियंस नहीं मरने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान का उसके साथ कोई लेना देना नहीं था। उसका तो हिंदुस्तान के अपने इंटरनल डायनेमिक्स थे। कश्मीर के अंदर जो मकबूजा कश्मीर में उनकी पॉलिसी है, उससे उसका लेना देना था। पाकिस्तान का तो कोई लेना देना नहीं था उससे। तो ऊपर से उन्होंने पाकिस्तान पे हमला भी किया। एक हमला नहीं किया, 7 को भी किया, फिर 8 को भी किया। पहले मिसाइल भेजे, फिर ड्रोन्स भेजे, फिर हथियारों से हमला किया। तो ये जो है, पाकिस्तान ने जब जवाब दिया उसका, तो वो इतना इफेक्टिव निकला कि अब जब हिंदुस्तान ने देखा कि कोई भी उनकी ना मदद को आ रहा है, ना कोई उनका बयानिया देख रहा है। वो वाकये को तो कंडेम करते हैं, पाकिस्तान को अलबत्ता कंडेम नहीं करते हैं, और ना उनकी इस एलिगेशन में शामिल होते हैं कि भाई पाकिस्तान शरीक था उसमें। तो चुनाचे उनका बयानिया नहीं चला। अब ये जो वफूद भेज रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो वफूद कामयाब नहीं होंगे। मैं अभी देख रहा था, शशि थरूर साहब वहां पहुंचे हुए थे न्यूयॉर्क में। अभी आपने खुद बताया कि जयशंकर साहब जर्मनी गए हुए थे, कहीं पे भी नहीं सुनवाई हुई, और ये होगी भी नहीं। और उसकी वजह यह है कि उनका एजेंडा कमजोर है। इस दफा वो पकड़े गए। कोई मुल्क उनका, उनकी बात मानने को तैयार नहीं। वो आर्गुमेंट क्या है, मैं बहुत सारे थिंक टैंक्स में बैठा हूँ जो अमेरिका के अंदर हो रहे हैं, उसमें नेचुरली इंडियंस भी आते हैं, बड़े बड़े सीनियर लोग भी होते हैं। वो कहते हैं जी हिस्टोरिकल पैटर्न है कि जी मुंबई हुआ, पठानकोट हुआ, चुनाव ये भी होगा। भाई ये तो काफी नहीं है। अगर आपने हिस्टोरिकल पैटर्न देखें तो फिर आप ये भी देखें कि पाकिस्तान ने क्या क्या किया हुआ है उसको खत्म करने के लिए, दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए। तो चुनाचे मेरे ख्याल में इस दफा उनके पास दलील कोई नहीं है, और दलील के बगैर अगर वो चले जाएंगे तो दुनिया उनकी सुनेगी नहीं। ताहम पाकिस्तान को अपना डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव करना चाहिए था, वो हमने शुरू कर दिया, जो मैं समझता हूँ कि बड़ा मुनासिब है। वजीर आजम साहब गए हैं उन मुल्कों का शुक्रिया अदा करने जिन्होंने दिलचस्पी भी दी और पाकिस्तान के मौकफ की एक लिहाज से तायीद भी की। और उसके बाद हमारे जो बाकी वफूद जाएंगे, बिलावल भुट्टो साहब बहुत आर्टिकुलेट आदमी हैं, हमने देखा है कि किस तरीके से बोलते हैं। और साथ में जितने लोग उन्होंने इंतखाब किया, सारे के सारे अच्छे लोग हैं। मैं यही चाहता हूं, और कि आगे भी अब ये ऐसे लोग बीच में ना डालें जो सिर्फ सिर्फ रिप्रेजेंटेशनल पर्पज हो। जाके हमें बताना है, इस वक्त हमारा एजेंडा मजबूत है बहुत। इस वक्त जाके हमें ऐसी बातें उनको बतानी है
जिनसे हमारा जो बयानिया है और ज्यादा मजबूती से उनके जहनों में, उनके सीनों में उतर जाए। तो ये मेरे जहन में तो चार चीजें हैं जो मैं समझता हूँ कि इसको कैरी करना चाहिए। लेकिन अगर आप सवाल पूछेंगे मजीद तो मैं वो चारों चीजें बताऊंगा जो हमारे। आप प्लीज वो, अगर इफ यू वांट टू यू नो एक्सप्रेस योरसेल्फ, तो आप बता दें कौन से वो चार नुकात हैं जिसको आप समझते हैं कि लेके अगर हम जाते हैं दुनिया के पास तो डेफिनेटली पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसे बेहतर तरीके से जो है एक मरबूत तरीके से, कम्प्रिहेंसिव तरीके से हम उसको जो है वो पेश कर सकते हैं। जी, पहला तो हमें यही होगा कि हमें उनको बताना होगा कि हमारा कोई लेना देना नहीं था उसके साथ। कोई ऐसी चीज जो कश्मीर कॉज को बदनाम करे, हम कैसे उसको कर सकते हैं। ठीक। और पाकिस्तान ने जितना काम किया है, ये कहते हैं कि हमने लश्कर तैयबा का मुरीद के में अड्डा तबाह कर दिया। अच्छा जी, जाइए जाके देख लीजिए वहां पे क्या है, क्योंकि वहां पे अब लोग जा रहे हैं। मुझे एक आईजी साहब मिले जो पंजाब में उस वक्त आईजी थे जब मुंबई हुआ था। वो कहते हैं मुकम्मल तौर पर उनका कोई वहां पे लेना देना नहीं, सिवाय एक मस्जिद है और उससे मुल्क का स्कूल है। अब चले जाएं, कोई भी लोग चले जाएं। तो इसी तरीके से बाकी भी जो पाकिस्तान ने काम किया, वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने आके देखा है। हम्म। वो उन्होंने मॉनिटरिंग टीम 1373 यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो टीम थी वो आके देखा है। उन्होंने पाकिस्तान को कंप्लीट क्लीन चिट दी, तब उन्होंने ग्रेड लिस्ट से पाकिस्तान को उस लिस्ट में डाला। तो ये सब का सब ये जो तोता मैना की कहानी है, एक तो इसको एक्सपोज करें कि जनाब हमारा तो उसमें नुकसान था। दूसरा पॉइंट हमारा होना चाहिए कि टेररिज्म पे आइए जरूर बात करें, हम तो करना चाहते हैं क्योंकि हिंदुस्तान का पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म बहुत ज्यादा है। जो हिंदुस्तान ने टेररिज्म किया हुआ है बलूचिस्तान में, जाफर एक्सप्रेस और कुलभूषण जाधव से लेकर जाफर एक्सप्रेस तक जो जो हुआ है, हमारे पास उसके सबूत जमा करने अभी चाहिए। जो सबूत एपीएस क्या की जो क्या बस जो है जिसके ऊपर खुशदार में उन्होंने किया, हमला किया, हमला किया है, उसकी बच्चों को इन्वेस्टिगेशन, मारा है। जी हाँ, आज भी खबर ये आ रही है कि एक बंदा जो है उन्होंने अरेस्ट कर लिया है बीएलए का, कराची से, जिसका नाम जुल्फ़िकार है, और उसके तमाम कॉन्टेक्ट्स जो हैं वो हिंदुस्तान के साथ कब गया वहाँ पे, किस रास्ते से गया, किन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ट्रैवल किया, सो इस तरह की तमाम इंफॉर्मेशन, वो फितनतुल हिंदुस्तान जो है वो अब इस्टेब्लिश हो रहा है यके बाद दीगरे। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यही चीज जो है ना, हमें दुनिया को बतानी है, लेकिन उस जबान में बतानी है जिसको वो समझते हैं। सही। खाली अंग्रेजी बोलने की बात नहीं है हुसैन साहब, अपना भाई साहब। असल बात यह है कि आपने डोजियस बनानी। ठीक। मैं बड़े अरसे से ये अर्ज कर रहा हूं कि आप कोर्ट्स में केसेस दायर करें इन लोगों के खिलाफ, और उसके बाद उनसे जो एक्यूज्ड है इंडिया के, जो इनके हैंडलर्स हैं, उनके खिलाफ जो लेटर ऑफ रिलीज निकालें वो इंटरपोल में जमा कराएं, उनकी कॉपियां दूसरी दुनिया को जाके दें, ठीक। ताकि दुनिया को पता चले कि जनाब हम बड़े संजीदा हैं इस मामले में, और हम इनके खिलाफ जो है पूरी तरीके से कानूनी कार्रवाई भी करना चाहते हैं और सियासी कार्रवाई भी करना चाहते हैं। टेररिज्म दो तरह का है। एक तो वो जिसका अभी आपने जिक्र किया कि कुलभूषण 2016 से लेकर जो जाफर एक्सप्रेस 2025 तक का, तो एक तो है। दूसरा ये है कि जो इन्होंने टारगेट किलिंग्स की है पाकिस्तान के। सही। आपको पता है कि ये वो एक जोगेश कुमार है, एक और नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जिसके मुतालिक इनके पास मालूमात है, वो किस तरह हैंडलर्स के जरिए पाकिस्तान के अंदर इन्होंने बाकायदा किलिंग्स की हैं, लोगों को टारगेट किलिंग की हैं, और वो भी सिलसिला अभी तक चल रहा है। उसके भी सबूत और शवाहिद हमारा ये हमारे वफूद डोजियर्स की शक्ल में लेकर जाए। तीसरा जो एजेंडा आइटम होगा वो पानियों का है। वो इतना अहम है कि कुछ लोग मुझे ये कहते हैं कि पानी का एजेंडा सबसे पहले होना चाहिए। मैं बहरहाल उसको इसी सीक्वेंस में रखना चाहता हूं, ताकि हिंदुस्तान के एजेंडे को पहले बस्ट करें मुकम्मल तौर पर, और उसके बाद आप पानी का जिक्र करें कि पानी इतना संजीदा और हसास मामला है कि अगर हिंदुस्तान ने इसके ऊपर हमारे जो ये पानी ब्लॉक करने की कोशिश की, तो वो याद रखें कि ये एक्ट ऑफ वॉर होगा। और वॉर का क्या मतलब होगा, ये बड़ी भयानक जंग हो सकती है। हम उनके डैम तोड़ेंगे, वो हमारे डैम तोड़ेंगे, ये मामला कहीं रुकेगा नहीं। इस वजह से इस बात पे बहुत ही संजीदा मामला है, हिंदुस्तान को समझाने की जरूरत है। अभी उन्होंने ट्रीटी खत्म नहीं की है, लेकिन अगर वो पानी को मैनुपुलेट करें, अंग्रेजी का लफ्ज है मैनुपुलेट, का मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल है या कोई और फसल, रबी की फसल है, उसमें पानी जो है आ रहा है हाँ, और ये उसको रोक रोक ले। लें, या कोई, जी, उसको रोक लें या कोई थोड़ी देर के लिए भी रोक लें, तो ये पाकिस्तान की के 240 मिलियन लोगों की जिंदगी से खेलना है। ये सही। स्टेट टेररिज्म है। ये एक्ट ऑफ वॉर इसलिए क्योंकि ये एक्ट ऑफ स्टेट टेररिज्म के खिलाफ वॉर होगी। तो ये बड़ा जरूरी है कि बताना। उसके लिए मैं, बल्कि मेरी तो ख्वाहिश ये होगी कि एक वाटर एक्सपर्ट भी साथ जाए, साथ जो सही। जाके उनको बताए कि जनाब ये किस तरीके से ये पाकिस्तान में किस किस्म की तबाही ला सकता है ये वाला कदम, और ये कितना गैर जिम्मेदाराना। और चौथा एजेंडा आइटम कश्मीर का है।
क्योंकि रूट कॉज वही है। ये बिला वजह नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब वो बोल रहे हैं, उनके एडवाइजर्स ने उनको बताया कि जनाब असल मसला ये है। और जिसको उन्होंने ऐसे, जैसे कहते हैं ना कि एक मुहावरतन कहा कि 1500 पंद्रह सौ 1600 साल से जी ये हाँ, बस सही है। मुहावरतन का उनका मतलब ये था कि भाई इतने अरसे से ये दोनों मुल्क हाँ, आपस में भिड़ हैं सिर्फ उस मसले की वजह से। ये यानी बहुत मैं बहुत ध्यान, पुराना मसला चला आ रहा है और वही एक काज है दोनों मुल्कों के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट की। जी जी, तो ये भी बताना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान की वजह से वो मसला नहीं अटका हुआ, वो हिंदुस्तान की वजह से अटका हुआ है। पाकिस्तान ने तो कितनी बार, पाकिस्तान ने कहा आप अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में कर लीजिए। पाकिस्तान ने कहा ठीक है बायलैटरली बैठ के करना चाहते हैं बायलैटरली कर ले। हमने 2007 में 4 पॉइंट फार्मूला भी हमने एक किस्म मुझे का मुझे इन्वॉल्व ये, किया। आप तो माशाल्लाह आप तो सीजन्ड डिप्लोमेट हैं, मुझे लगता ये है कि इंडिया जो है सिंस 47 ऑनवर्ड टाइम बाय करता रहा है, झूठे फरेब किस्म के एग्रीमेंट्स। ये अगर हम शिमला एग्रीमेंट कह दें, लाहौर डिक्लेरेशन कह दें, इस्लामाबाद डिक्लेरेशन जो मुशर्रफ के दौर में हुआ, ये सारे का सारा टाइम गेनिंग टाइम बाइंग था। वो बेसिकली वो बातचीत के जरिए कभी भी कश्मीर को कश्मीरियों के हवाले करने के लिए ही इज नॉट रेडी फॉर दैट। देखिए मैं इसमें दो कमेंट्स दूंगा रोहित साहब। पहला मेरा तो ये कमेंट है कि आपकी बात बड़ी हद तक सही है, क्योंकि मैं अभी एक किताब लिख रहा हूँ पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस के ऊपर। बस मुकम्मल ही होने वाली है, एक आध हफ्ते में हो जाएगी, तो फिर मैं भेज दूंगा पब्लिशर को इंशाल्लाह। उसमें मैंने जब रिसर्च की तो मैंने वही देखा जो आप फरमा रहे हैं कि नेहरू साहब ने पहले कश्मीर के ऊपर कितने वादे किए, और कैसे हीले बहाने करके और तरीके से माउंट बेटन को लेके और रेड क्लिफ अवार्ड को मैनिपुलेट करके उन्होंने वहां पहले फिजिकल एक्सेस ली, और वो सारा का सारा पहले से प्लान था। बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है जी हम वादे करेंगे, और किए नहीं पूरे। इसी तरीके से आप सही कह रहे हैं कि बाद में भी ये सारा सिलसिला इसी तरीके से चला। दूसरा जो मेरी रिसर्च ये कहती है कि इवन जो टेररिज्म के इंसिडेंट इंडिया कहता है, तो उनको जब आप रिसर्च करें तो सारे नहीं तो अक्सर में हिंदुस्तान के अंदर से एलिमेंट्स इन्वॉल्व। आप छत्तीस सिंहपुरा को ले लें, या 2007 जो सन 2000 में हुआ, या 2007 के समझौता एक्सप्रेस को ले लें, या आप बाद में जो दूसरे और वाकयात आए हैं, इवन पठानकोट को ले लें। इन सब के अंदर कोई ना कोई इंटरनल हाथ था जो बाद में कहा जाता है। और वहां पे आपने देखा कि उनके बड़े ही सीनियर जो वजीर रहे हैं, वो अब कह रहे हैं कि जनाब ये हमेशा अपने जो चुनाव, उसको वो कहते हैं इलेक्शंस, जब भी आने होते हैं तो इंतखाबात से पहले इस किस्म के हंगामे करते हैं। और उन्होंने कहा कि अब बिहार का इलेक्शन आना है तो इस दफा ये भी किया है। अच्छा तो चौधरी ये साहब, भी मुझे हमारी, जी जी क्विकली मुझे ये बता दें कि देखें अभी चाइना के अंदर ट्राइलेटरल एक मीटिंग हुई है। पाकिस्तान का बड़ा सीरियस कंसर्न है अफगानिस्तान के हवाले से, बिकॉज अफगानिस्तान को हिंदुस्तान ने जिस तरह से इस्तेमाल किया, चाहे वो अहमद करजई का ज़माना हो, अशरफ गनी का ज़माना हो, वी वर थिंकिंग इन पाकिस्तान के जी जब ये तालिबान आ जाएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सुकून होगा, हमारी कम अज़ कम ये जो वेस्टर्न बॉर्डर है। बट इट डिडंट कम ट्रू। और अनफॉर्चुनेटली जिस किस्म की हमें इस वक्त वहाँ से जो है तबाही आ रही है, बीएलए की सूरत में हो, टीटीपी की सूरत में हो, या बाकी स्प्लिंटर ग्रुप्स की सूरत में हो, डू यू थिंक कि ये ट्राइलेटरल के अंदर चाइनीज़ ने एक क्लियर मैसेज दिया होगा ना अफगानियों को कि ये जो आप 22 अप्रैल से लेके जो आपने एक जो है ना अपना पीछे रह के उनके साथ जो एक गठजोड़ किया हिंदुस्तानियों के साथ, और वहाँ से जो भी आप करना चाह रहे थे और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करते हैं, तो चाइना इससे ज्यादा मुतासर होता है पाकिस्तान से भी ज्यादा, लिहाजा इनफ इज इनफ। देखिए हम वही सब अपनी जाती जिंदगी में कई बार बहुत सारे लोगों में एतबार करते हैं, और बहुत सारे तो एतबार पे उतरते हैं लेकिन कुछ नहीं भी उतरते, वो आपको धोखा दे देते हैं। ये एक आपका मामूल है। मेरा ख्याल में हमारी जो तालिबान पॉलिसी थी तकरीबन वो भी इसी किस्म की थी। हमारा ये ख्याल था कि ये आएंगे तो अफगानिस्तान में बदअमनी इतने अरसे से चल रही है, अमन भी लाएंगे, और पाकिस्तान के साथ भी हिंदुस्तान को कोई जगह नहीं देंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ हमारी सरजमीं इस्तेमाल हो। वो बदकिस्मती से हमारा जो एतबार था वो नहीं पूरा हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, हम अफगानिस्तान हमारा हमसाया है। उसके लोग जो हैं, उनके लोगों का पाकिस्तान के लोगों के साथ बड़ा सदियों का नाता है, वो बदल नहीं सकता। इसलिए हमें एक मुस्बत रवैया बहरहाल रखना चाहिए, बावजूद इस बदअहदी के जो हमारे साथ हुई। मैं समझता हूँ कि चीन जो है वो इस मामले में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। और अभी हाल ही में जो एक सैफरी की ट्रायंगुलर जिसे कहते हैं,
बातचीत हुई है चीन की, पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की, उसकी मेरे ख्याल में मुस्बत नताइज निकलेंगे। मैं ये समझता हूँ कि तालिबान को भी इस बात का बखूबी अंदाजा है कि पाकिस्तान के साथ ही उनका जो है मामला सही चलेगा और कहीं इधर उधर से उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। पाकिस्तान के साथ तजारत रही है, पाकिस्तान की बंदरगाहें इस्तेमाल होती रही हैं। पहले जो अशरफ गनी साहब थे उन्होंने कोशिश करके देख ली, चाबहार वाली नहीं चली। यही है रास्ता उनके लिए। और इस वजह से अब जब चीन ने कहा कि अच्छा सी पैक हम आपको तरफ लेकर जाते हैं, तो ये एक किस्म का उनके लिए बहुत ही मुफीद मौका है कि अगर वो अब अपनी पुरानी रवश छोड़ के पाकिस्तान के साथ तावन करें इस मामले में, तो मैं समझता हूँ कि तीनों मुल्कों के लिए, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के लिए तो अच्छा होगा ही होगा, बल्कि सेंट्रल एशिया के लिए, अफगानिस्तान के दूसरे हमसायों के लिए, ये पूरे खित्ते के लिए एक बहुत ही कारआमद पॉलिसी होगी। तो तालिबान को इस वक्त ये समझना चाहिए कि ये बहुत उनके लिए एक नादिर मौका है। साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि हमारे जो वफूद हैं वहां पे तालिबान के साथ, वो हर किस्म के जाने चाहिए, राब्ते बढ़ा दें, राब्ते कम ना करें नाराजगी में आके, बल्कि जिस तरह अभी मोहम्मद सादिक साहब हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट्री वफूद भेजे, रिलीजियस स्कॉलर्स जो हैं हमारे, मजहबी रहनुमा जिनका उनके साथ राब्ता है, उनको भी उनके साथ राब्ता करवाएं। ये बहुत ही जरूरी है। और तीसरा शोबा जो है, जो वो भी बहुत आम है, कि हमारे जो बॉर्डर हैं, जो उसके ऊपर क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं, उनको कोशिश करें कि वो बंद ना हो। से लोग जो तजारत करते हैं उनको कोशिश करें कि आना जाना हो, ठीक है सिक्योरिटी मेजर्स लें, लेकिन तजारत करेंगे लोग, सरमायाकारी करेंगे एक दूसरे मुल्कों में, तो उनको फायदा होगा। और चौथा पॉइंट जो है, सॉरी मैं आपके एक सवाल के जवाब में सारे जी जी, पॉइंट एक प्लीज ही। प्लीज। चौथा पॉइंट रिफ्यूजीज के मामले में वो भी हमें संजीदगी से गौर करना चाहिए, क्योंकि इतने सालों से ये लोग रह रहे थे यहाँ पे। इनमें से जो इकोनॉमिक माइग्रेंट्स हैं, जो मालदार हैं, उनके लिए कुछ कोई स्कीमें निकाली जा सकती हैं कि ठीक है वो यहाँ पे आके वीजाज वगैरह, उनको एक ऐसा वीजा दे लॉन्ग टर्म, जिस तरह बाकी मुल्कों में होता है, जिसमें वो सेटल होकर यहाँ पे सरमायाकारी करें। लेकिन जो लोग उनमें से दहशत गर्दी में मुलव्वस हैं, उनको बाहर पाकिस्तान से निकालना चाहिए। जो गैर कानूनी तौर पर रहते ठीक, हैं वो बिल्कुल उनको, सही, बिल्कुल सही है। तो ये फाइनली, सारा एक हमाजहत किस्म का की पॉलिसी लेनी होगी। मल्टी फेसेटेड अप्रोच जो है वो होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। आखिर में काइंडली मुझे बता दीजिएगा कि ट्रम्प साहब की जो चेंज ऑफ, एक जिसको हम कह सकते हैं कि चेंज ऑफ माइंड था, जिस किस्म की बॉडी लैंग्वेज, जिस तरीके से पाकिस्तान को एक यानी पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान को एक्यूज़ नहीं किया अमेरिकन किसी भी लेवल के ऊपर, चाहे वो प्रेसिडेंट के लेवल हो या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लेवल हो, इवन एट द लेवल ऑफ देयर स्पोक्स पर्सन वाइट हाउस, या उनका जो स्टेट डिपार्टमेंट है, एट दैट लेवल दे डिडंट डायरेक्टली एक्यूज पाकिस्तान। किस तरह आप देखते हैं इसने भी इंडियंस को ज्यादा फ्रस्ट्रेट किया है, जिस तरह कि उन्होंने कहा जी इंडिया जो है वो ठीक नहीं है, वहां पे तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी चाहिए हमारे लोगों को। सो हाउ यू सी दैट द चेंज ऑफ माइंड ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट? वही सब मैं अपनी खारजा पॉलिसी को या खारजा अमूर को समझने के लिए जो हमारे आम रोजमर्रा के मुशाहिदात होते हैं उनसे बड़ी मदद लेता हूँ। मैं समझता हूँ कि इस दफा हिंदुस्तान झूठ बोल रहा। अगर वो सच बोलता तो दुनिया उसके साथ खड़ी हो जाती। सही। उसने बिला सोचे समझे, बगैर एविडेंस के, बगैर इन्वेस्टिगेशन के जब एक एक्शन लिया, तो उनके जो दोस्त थे वो भी जो परेशान हो गए कि भाई ये किस तरह हम इनका साथ दे सकते। सांच को याद रखिए कि सांच को आंच नहीं होती। सही। और इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का मुकदमा मजबूत है। अमेरिका ये सोच रहा है कि भाई हम तो इस घोड़े को तैयार कर रहे थे कि चीन के खिलाफ लड़ेगा, और ये पाकिस्तान से बिला वजह सींग उलझा बैठा। हम्म। और शुरू में उन्होंने उनको वक्त दिया है, उन्होंने कहा अच्छा जो करना है कर लो, हमारा कोई लेना देना नहीं, उन्होंने वक्त दिया। उन्होंने जब उन्होंने देखा कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो फिर उसके बाद वहां पे भी ये समझ आई कि नहीं, ये घोड़ा उस काबिल नहीं है। और बजाय इसके कि ये पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर चीन का ऐसे साथ जोड़ दे, सीसा पिलाई दीवार बन जाए, हम्म। बेहतर होगा कि हम पाकिस्तान को इंगेज करें। हम्म। इस वजह से सारी दुनिया पाकिस्तान को इंगेज कर रही है। पाकिस्तान को छोटा मुल्क नहीं है, 240 मिलियन का मुल्क है, इतने कुदरती वसाइल से माला माल लबालब भरा हुआ मुल्क है। ये तो हिंदुस्तान ने एक प्रोपेगंडा के जी पाकिस्तान कमजोर है, इस वक्त उसके अंदर सियासी इस्तेकाम नहीं है, इक्तसादी लिहाज से कमजोर है, चीन के साथ थोड़े मसाइल हो रहे हैं, सिक्योरिटी, चलो जी हमला कर। इस तरह होता नहीं है ना।
हम्म। दुनिया भी देख रही है ना, उनकी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके पास भी सैटेलाइट इंफॉर्मेशन, उनको सब कुछ नजर आ रहा है। ये बैटलफील्ड आजकल मुकम्मल तौर पर खुला होता है। इस वजह से मैं समझता हूँ कि अमेरिका ने भी ये सोचा कि पाकिस्तान के साथ एंगेज रहना चाहिए, क्योंकि एक झूठे के साथ एंगेज नहीं हुआ जा सकता। हिंदुस्तान को अभी भी अकल करनी चाहिए, ये उनका एजेंडा नहीं चल रहा, अब आहिस्ता आहिस्ता उनके अपने मुल्क के अंदर नहीं चल रहा। अमेरिका ये चाहेगा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात रखे, ताकि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर, यानी पाकिस्तान भी चाहता है कि सिर्फ चीन के साथ नहीं, हम चाहते हैं चीन के साथ, चीन से बड़ा दोस्त हमारा हो ही नहीं सकता, मैं इस मामले में कन्विंस्ड हूँ इस मामले में। लेकिन साथ ही साथ चीन भी ये चाहता है और पाकिस्तान भी चाहता है कि अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात रहें, इक्तसादी ताल्लुकात बने, तजारती ताल्लुकात बने, हमारा बहुत बड़ा तजारती शरीक है। तो जो अमेरिका की ये सारी इस वक्त जो बयानात हैं वो हिंदुस्तान को बहुत चुभ रहे हैं, और चुभने भी चाहिए कि जब आप एक झूठ बोलेंगे तो फिर झूठ के नतीजे में ये तवक्को ना करें कि दुनिया कई आपका। मरतबा यानी कश्मीर का यानी बात करना, कश्मीर के मसले के ऊपर अपनी यानी सर्विसेज या अपनी जो पोजीशन है उसको ऑफर करना, ये भी जो है जाहिर है कि इंडियंस जो हैं दे डोंट लाइक इट, यू नो। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इंडिया की बहुत सारी रेड लाइंस जो है ना, जो उन्होंने अपने लिए बनाई हुई थी, वो क्रॉस हो गई। हम्म। उन्होंने सोचा था कि पाकिस्तान के साथ अब हम हाइफनेट नहीं हो गए, हम तो चीन के साथ हो गए, वो खुद ही कह रहे हैं कि हम तो पाकिस्तान के साथ हाइफनेट हो गए। उनका, उन्होंने कहा था कि हम कहीं पाकिस्तान से बातचीत नहीं करें, जो बजाते खुद बड़ी एक, क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, हवकन हवनक पोजीशन है, क्योंकि बातचीत तो हर हाल में करनी चाहिए ना, दुश्मनों के साथ भी करनी चाहिए। तो वो भी उनकी बात जो है ना, उन्होंने, सेक्रेटरी रूबियो ने कहा कि एक न्यूट्रल जगह पे बातचीत करें। उन्होंने कहा कि जब हम कश्मीर पे कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं चाहते, वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद ऑफर कर दी। तो हिंदुस्तान के लिए इस वक्त काफी मसाइल खड़े हो गए इस वजह से, और सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने बगैर सोचे समझे, बगैर तहकीक के, बगैर सबूत ढूंढे एक बहुत बड़ा हमला पाकिस्तान पे किया, और दुनिया एक न्यूक्लियर जंग में मुब्तला हो सकती थी। और ये तो पाकिस्तान ने बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया कि हमने 6-7 तारीख को उनके मिसाइल आए, उनके ड्रोन आए 8 को, उनके मिसाइल आए 10 को, तब हमने जाके हमला, यानी पाकिस्तान ने जिस तहम्मुल का मुजाहरा किया है, दुनिया ने देखा है, दुनिया ने तारीफ की है। इसलिए ये मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के लिए काफी मुश्किल है। बहुत शुक्रिया इजाज चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। यू हैव ऑलवेज बीन वेरी काइंड एंड वेरी यू नो इंफॉर्मेटिव। आपकी जितनी भी एनालिसिस, माशाल्लाह आपका एक एक्सपीरियंस है, सेक्रेटरी खारजा रह चुके हैं आप। और डेफिनेटली हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको इस तमाम इश्यू को मज़ीद अंडरस्टैंड करने में और पाकिस्तान के फ्यूचर के हवाले से जो है सफारती एतबार से उनको ज़रूर जो है आगाही हुई होगी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।